नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 90 नंबर सेट देखेंगे और पूरे विस्तार से सभी प्रश्नों का समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी है। मजदूरों का संरक्षण, ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित है। वहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें कुछ अनुच्छेद और जोड़े गए, जैसे 39 का को जोड़ा गया। 39 का को इसमें वर्णित है, राज्य लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। इसके बाद इसमें जोड़ा गया जो है 43 का क, तो उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, ये जोड़ा गया। उसके बाद 48 का को भी इसमें जोड़ा गया, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों का रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये भी जोड़ा गया था। वहीं 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 1978 में इसमें अनुच्छेद 38 का खो भी जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो किसकी सिफारिश के आधार पर? वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में है। इसके तहत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वहीं बात करें, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। अगर वित्त आयोग की काम की बात करें तो करों का बंटवारा करना, संचित निधि से राजस्व अनुदान तथा वित्तीय हित की सलाह देना, ये जो है वित्त आयोग का कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है भारत के महान न्यायवादी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में। वहीं अनुच्छेद 88 के अनुसार कहा गया है कि महान्यायवादी संसद की बैठक में तो भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है, यानी वोट देने मत देने का अधिकार इसे नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो खट्टे स्वाद का अनुभव इसमें फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण? फास्फोरिक अम्ल के कारण इसमें खट्टे का स्वाद का अनुभव होता है। वहीं बात करें लैक्टिक अम्ल, ये खट्टे दूध और दही में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल यह टमाटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं। वहीं इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अच्छा, चींटी और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं और सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का खोज हम लोग जानते हैं किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। या जो धन आवेशित कण होता है वह न्यूट्रॉन, इसका खोज चैडविक ने किया और यह उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। वहीं परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु का नाभिक मॉडल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो केस बाल है,
तुला रेश ये भी है, खुर ये भी है, कपास नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो प्रोटीन शब्द ये दिया था जे बर्जेलियस ने। जे बर्जेलियस ने दिया था प्रोटीन का नाम। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्ल से बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से बना होता है। मानव शरीर का लगभग 10% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का काम क्या है? ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की मरम्मत करना। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां प्रमुख होती है। कौन कौन? मलारमस और क्वाशियोरकर। ये 2 बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण यानी व्यवहार करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है, जिसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। वहीं बात करें नौसादर किसे कहा जाता है? नौसादर का फॉर्मूला आप लोग बताएं। तो नौसादर NH4Cl यह नौसादर होता है। वहीं लाफिंग गैस अगर पूछा जाए तो लाफिंग गैस ये क्या होता है? N2O, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। अच्छा, जल गैस का फॉर्मूला आप लोग बताएं। जल गैस, तो जल गैस क्या होता है? CO+H2 को जल गैस कहा जाता है। वहीं चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे संगमरमर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फॉलबैक शब्द यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है कुश्ती से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुश्ती की अन्य शब्दावलियाँ की बात करें तो हीव, रीबाइट, डॉग फॉल और टाइम कीपर, ये सारे जो है कुश्ती से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। वहीं पोलो से संबंधित अगर शब्दावली की बात करें तो बंकर, चक्कर, मेलेट, चुक्का, एरिल रेस, ये सारे पोलो से संबंधित शब्दावलियाँ। वहीं वाटर पोलो की बात करें तो गोल लाइन, केपस, पर्सनल, फॉल्ट, ये सारे जो है वाटर पोलो से संबंधित शब्दावलियाँ। फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ फुल बैक, स्ट्राइकर, प्लेंटी किक, फ्री किक, हैट्रिक, स्वीपर, ब्रेक थ्रोइन, ये सारे जो है फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही। नाथुला दर्रा मेघालय, ये गलत है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं, यह सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। चलिए, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.40% पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। वहीं काली मिट्टी का विस्तार 15.20% पर है। लाल मिट्टी का विस्तार 18.60% पर है। और वहीं लेटराइट मिट्टी का विस्तार 3.70% क्षेत्रफल पर है। तो सबसे अधिक विस्तार किसका हो गया? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि खेतों के लिए उत्तम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा नहीं है? तो पंपास नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपास। इसका विस्तार किस देश में है? तो पंपास, इसका विस्तार अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में पंपास का विस्तार है। वहीं बाकी ये सारे जो है पंपास, यह जो उष्णकटिबंधीय नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जान लेते हैं सवाना, इसका विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वहीं बात करें कंपोज, इसका विस्तार ब्राज़ील में है। कहाँ? ब्राज़ील में है। और लानोस की बात करें तो इसका विस्तार जो है वेनेजुएला क्षेत्र में है। वेनेजुएला क्षेत्र में है। वहीं बात करें शीतोष्ण घास के मैदान,
शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो प्रेरी, ये कहलाते हैं यूएसए में प्रेरी कहलाते हैं। वहीं वेल्स, ये साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी मध्य एशिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में अवस्थित है। अच्छा आप लोग बताएं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यह कहाँ अवस्थित है? न्यू दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है। जीव विज्ञान संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है जीव विज्ञान संस्थान। वहीं राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यह कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र के मानेसर में अवस्थित है। महाराष्ट्र के मानेसर में अवस्थित है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का कहाँ आरंभ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन यह किस देश में किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा आप लोग बताएं, पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया किस देश के द्वारा? तो पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। आप लोग बताएं, सभी महिलाओं की मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है? स्कॉटलैंड बना है। कौन सा देश बना है? स्कॉटलैंड बना है। अच्छा आप लोग बताएं, हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इन्होंने कहाँ गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में किया है। कहाँ किया है? पराग्वे में किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक की बात करें तो वो क्या होता है? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय कुछ नीड्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका आकार जो है किस प्रकार का होता है? तो उल्टा यू आकार का होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा यू आकार का। पर्यावरणीय की अगर बात आई है तो आप लोग बताएं, पर्यावरण में पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अच्छा आप लोग बताएं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो टॉन्सले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द। हॉटस्पॉट शब्द यह किसने दिया था? हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट शब्द ये किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। नॉर्मन मेयर ने दिया था हॉटस्पॉट शब्द। वहीं जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जी रोजेन ने दिया था। किसने दिया था? री रोजेन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सबसे सर्वाधिक उपयुक्त काल माना गया है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसका विस्तार जो था उसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका विस्तार जो है उत्तर में कहाँ तक था? तो उत्तर में मांडा तक था। और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद। और पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर। और इधर पश्चिम की बात करें तो सुक्ता गेडोर तक था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। और यहाँ से जो लिपि प्राप्त हुई वह भाव चित्रात्मक थी और इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है गांधार कला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। गांधार कला ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ये जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और बात करें मथुरा कला, तो मथुरा कला ये कौन से भारत में? तो ये उत्तर भारत में पाए जाते हैं। मथुरा कला का नमूना उत्तर भारत में पाए जाते हैं। ये कुषाण वंश से संबंधित है और ये कुषाण वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू तीनों से संबंधित है मथुरा कला। वहीं बात करें अमरावती कला, अमरावती कला ये दक्षिण भारत से संबंधित है और इसके कलर से भी पूछा जाता है। तो अमरावती कला में बने जो मूर्तियां होती थी वो किस कलर का होता था? तो अमरावती कला में जो मूर्तियां बनी होती थी वह सफेद कलर की बनी होती थी, जबकि गांधार कला की जो मूर्तियां होती थी वह काले रंग की बनी होती थी और मथुरा कला की जो मूर्तियां होती थी वह लाल रंग की बनी होती थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। वहीं बात करें इल्तुतमिश, तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित किया था। राजधानी लाहौर से कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था इल्तुतमिश ने। बात करें इल्तुतमिश ने, इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टक्का और तांबे का जितल चालू किया, इक्ता व्यवस्था लागू किया था। इक्ता व्यवस्था लागू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया था। प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसे पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वह था बीरबल। कौन था? बीरबल। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह था महेश दास। क्या था? महेश दास था। वहीं अकबर की बात करें तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना किया था। कब? 1582 ईस्वी में। इलाही शंबत की स्थापना अकबर ने, इलाही शंबत का प्रारंभ किया था? तो इलाही शंबत प्रारंभ किया था 1583 ईस्वी में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? तो अकबर ने मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये तीसरा सम्मेलन था कांग्रेस का और उसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। वहीं बात करें प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो वह था जॉर्ज यूले जिन्होंने 1888 यानी चौथा जो इसका सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में उसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने। वहीं प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो वह था एनी बेसेंट जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अब प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यह गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांचों का डेट हम लोग जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था 8 अप्रैल यानी नमक सत्याग्रह इस दिन समाप्त हुआ था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका दिनांक, डेट, तारीख सब याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। वहीं बात करें साइमन कमीशन का आगमन यह कब हुआ था? तो 3
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। वहीं चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना सम्मेलन, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, यह हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो ये पांचों डेट आप लोग को याद रखना है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि में किसका संग्रह है? तो कविताओं का संग्रह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह। और इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं नोबेल पुरस्कार की बात आई तो सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र के लिए, भौतिकी के लिए। वहीं हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सारे भारतीय थे। चिकित्सा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं मदर टेरेसा को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एस चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए, और अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी इन दोनों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला के साथ, शांति के क्षेत्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। और वहीं से सारे मुगल शासक आते गए। लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी को। उन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ किया गया था? तो तरुण स्त्री सभा, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। वहीं शारदा सदन की स्थापना यह 1889 ईस्वी में किया गया था रमाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो पूरा पाषाण के जो स्थल था वह भीमबेटका, इसे जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसे 2003 में इसमें नामित किया गया था। 2003 में। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं का खोज किसने किया था? तो V.S. वाकनरकर ने किया था 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। 2003 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ये विरोध किया था गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी जी ने ही सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किया था। महात्मा गांधी जी ने ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक थे? इसके लेखक कौन है? तो हाउ डेमोक्रेसी डाई, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है स्टीवन लेविस टस्किन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें अमर्त्य सेन, तो इनकी फेमस पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड। वहीं पंकज
पंकज मिश्रा, इसकी प्रमुख पुस्तक है रन एंड हाइड, रन एंड हाइड, एज ऑफ एंगर। वहीं शशि थरूर की बात करें, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर की पुस्तक थी जो बहुत विवादित भी रही थी। चलिए अगला प्रश्न, भूकंप में एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है, तो ये किस में यात्रा कर सकता है? केवल ठोस में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से समझते हैं इसे। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला जो कंपन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक तरंग, यानी प्राइमरी वेव, जिसे पी वेव भी कहते हैं। प्राथमिक वेव, यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजर सकता है, यानी हर एक माध्यम में यह गुजर सकता है। इसकी औसत चाल अगर पूछा जाए प्राथमिक तरंग का 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। वहीं उसके बाद होता है सेकेंडरी वेव, जिसे एस वेव भी कहते हैं, यानी द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजर सकता है और इसका औसत चाल 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं तीसरा होता है सबसे भयानक, उसे कहते हैं सरफेस वेव या एल वेव कहते हैं। सरफेस वेव या एल वेव्स कहते हैं, और यह धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इस तरंग का खोज किया था लोव ने, HD लोव ने किया था। इसे कई बार लोव वेव्स भी कहा जाता है। यह जो है एल वेव्स, यह किस में गुजर सकता है? तो यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से यह गुजर सकता है, और इसकी औसत चाल होती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। यह तरंगे, सतही तरंगे, सरफेस वेव, यह सबसे विनाशकारी होता है। सबसे विनाशकारी होता है कौन सा? सतही या एल वेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? तो कौन सा शैवाल का नियमित सेवन करने से घेंघा रोग नहीं होता? लेमिनेरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि द्वारा मापी जाती है? यानी सेल समूह की आयु जो है यह कौन सी विधि द्वारा नापा जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा नापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि जीवाश्मों का आयु यह किस विधि से नापा जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से नापा जाता है। वहीं आप लोग बताएं वृक्षों की आयु किससे जो है नापा जाता है? तो वृक्षों की आयु उसके वार्षिक वलयों को गिनकर जाना जाता है, वार्षिक वलयों को गिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यूरेटिक अम्ल यानी म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है HCl को। किसे जाना जाता है? HCl को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं HNO3, इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। CH3COOH, यह जो है सिरका, यह क्या है? यह सिरका का फॉर्मूला होता है, सिरका। और H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो विद्युत अपघटन विधि से Ag यानी सिल्वर का निष्कर्षण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं सिल्वर की बात करें तो इसका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। इसके अयस्क की बात करें तो रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर इसके प्रमुख अयस्क हैं। वहीं पोटेशियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 19 होता है, सोडियम का 11 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यह परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यह भंडारित होता है लीवर में। किसमें? यकृत यानी लीवर में भंडारित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीवर की बात करें तो यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। इसी से पित्त स्रावित होता है, और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है।
वहीं बात करें लीवर प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। लीवर से 2-3 तरह के प्रोटीन भी स्रावित होते हैं, जैसे हिपेरिन नामक प्रोटीन, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, इसका भी उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। लीवर यह शरीर के ताप को बनाए रखने में भी मदद करता है। किसी व्यक्ति को अगर जहर से मारते हैं तो लीवर जांच से ही पता चलता है कि उसकी मृत्यु जहर से हुआ है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसका मिश्रण प्रकाश की उपस्थिति में जब होती है तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस H2O जल और प्लस O2 का निर्माण होता है। इसे बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा 6, ये 12 और इसे अगर बैलेंस करें तो ये 6H2O और 6O2। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है? तो एक हो गया ग्लूकोज C6H12O6, जल और ऑक्सीजन, इसे आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 अवस्थाओं में होती है, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, यानी एक प्रकाश में होता है। तो जो प्रकाशीय रासायनिक क्रिया होती है वह ग्रेना में होता है। कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। और प्रकाशहीन प्रतिक्रिया जो होती है वह स्ट्रोमा में होता है। किस में होता है? क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? तो वह कौन सा संघ होता है? तो इकाइनोडर्मेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके जो जंतु होते हैं, इसमें सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें जो है प्रचलन, भोजन संग्रहण या ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं, जो संवेदी अंग का कार्य भी करता है। और इसके जो उदाहरण है जेली फिश, सेल फिश, केटल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, ये सारे जो है इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। वहीं मोलास्का संघ की बात करें तो जिन सारे जीवों की शरीर की संरचना मुलायम होती है वह मोलास्का संघ में आते हैं। जैसे घोंघा, सीपी, ये सारे मोलास्का ग्रुप में आते हैं। वहीं ऑर्थोपोडा की बात करें तो इसके जो जीव होते हैं उसके शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। वहीं बात करें इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्थोपोडा ये जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसके अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अच्छा, मानव जो है यह किस समूह में आता है? तो मानव यह कार्डेटा समूह में आता है। किस समूह में? कार्डेटा समूह में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंद्रिका, फेलिन फोंटाना सही है। पुनरावर्तन सिद्धांत, अर्नस्ट हैकल, ये भी सही है। पेंसिलिन, वोल्थेर फ्लेमिंग, ये गलत है। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फेमिलिन ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फेमिलिन ने किया था। और चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिलिन, जिसका खोज वोल्थेर फ्लेमिंग ने ना करके अलेक्जेंडर फेमिलिन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकरिया आयोग की सिफारिश पे किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सरकरिया आयोग का गठन किया था 1983 ईस्वी में। 88 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। उसके बाद जो है 90 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। वहीं पुंछी आयोग, इसका गठन 2007 ईस्वी में किया गया था। राजमन्नार आयोग, इसका गठन 1969 ईस्वी में किया था। वहीं मुंगेरी लाल आयोग, इसका गठन 1971 ईस्वी में किया गया था।
कब? 1971 ईस्वी में। यह आरक्षण के भीतर आरक्षण के लिए उसके जांचों के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? तो शिक्षा शामिल है, वन शामिल है, परिवार नियोजन, ये 3 शामिल है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी, जन स्वास्थ्य। बहुत बार एग्जाम में आया है, हम लोगों ने बहुत बार रिवाइज भी किया है। यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची से 2-3 प्रश्न ही आते हैं। जन स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय शासन, ये सारे कहाँ के? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे। दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन। समवर्ती सूची में तो आर्थिक नियोजन हमेशा पूछा जाता है, आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची में आते हैं। वहीं बात करें संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 विषय थे। इसमें जो पूछे जाते हैं वह विदेशी मामले, युद्ध शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे संघ सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? वह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रसन्न पद धारण करता है, बिल्कुल सही। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 55 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। ये सारे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नागालैंड का गठन 1983 में किया गया था, बिल्कुल सही। गोवा का गठन 1987 में किया गया था, बिल्कुल सही। सिक्किम का गठन 1975 में किया गया था, ना कि 74 में, ये गलत। 1975 में सिक्किम का गठन किया गया था। और मिजोरम का 1987, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नए राज्यों का गठन जो किया गया था उसमें सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया था 1 मई 1960 ईस्वी को। उसके बाद नागालैंड का किया था 63 में। उसके बाद 66 में हरियाणा का किया गया था। हरियाणा का 1966 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश का 71 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। उसके बाद 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसका गठन 72 में किया गया था। और सिक्किम का किया गया था 75 में। सिक्किम का 75 में किया गया था। और सबसे अंतिम में 2004 में तेलंगाना का किया गया था। 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इसका गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किससे संबोधित कर कहा था? तो यह किसने कहा था? तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1909 ईस्वी में हम लोग जानते हैं मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का जो प्रबंध किया गया था, तो उसी के संबंध में लॉर्ड मार्ले ने कहा था मिंटो को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो वह बॉन्ड होता है मसाला बॉन्ड। क्या कहा जाता है? वह मसाला बॉन्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड की बात करें तो इसका इस्तेमाल कंपनियां फंड जुटाने के लिए करती है। किसके लिए? फंड जुटाने के लिए करती है। वहीं शून्य कूपन बॉन्ड, तो यह ब्याज का भुगतान, इसमें जो है ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन यह एक बड़ी छूट पर व्यापार करता है इसके तहत, शून्य कूपन बॉन्ड के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं देने की नीति का समर्थन किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो उत्पादन के क्रियाशील साधन होता है श्रम। क्या होता है? श्रम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन के साधनों में दो श्रेणी है, एक श्रम के साधन, एक है श्रम के साधन और दूसरा क्या है? श्रम के विषय। श्रम के विषय। श्रम के साधन में आते हैं उपकरण, उपकरण, फैक्ट्री और संरचना। फैक्ट्री और संरचना ये श्रम के साधन में तीनों चीज आते हैं। वहीं श्रम के विषय में प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल आता है। तो इसी का उपयोग करके श्रम के साधन यानी उपकरण, फैक्ट्री, संरचना करके जो है माल तैयार, उत्पादन किया जाता है। तो इसके साधन कौन से हैं? श्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू किया? तो सर्विस टैक्स यह लागू किया किसकी सिफारिश पर? राजा चलैया की सिफारिश पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं केलकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्ला एम सयानी ने उसकी अध्यक्षता किया था। किसने? रहमतुल्ला एन सयानी ने उसकी अध्यक्षता किया था। वहीं बात करें हम लोग पहली बार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। वहीं अगर बात करें जनगण मन, तो जनगण मन यह पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित विशन नारायण धर ने। पंडित विशन नारायण धर ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यह कब किया गया था? तो 1906 के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता नेरोजी जी ने, दादा भाई नेरोजी जी कर रहे थे, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वहीं 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो इसे भी याद रखेंगे। वहीं बदरुद्दीन तैयब जी, तो पहले भी हम लोगों ने देखा, इन्होंने तीसरा जो सम्मेलन हुआ था मद्रास में, उसके अध्यक्षता किया था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं रास बिहारी बोस पे हम लोग देख लिया, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रमुख पुस्तकों को भी हम लोग देख लेते हैं। अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी की एक पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ जो है इसकी एक पुस्तक है। वहीं कपिल देव जी का एक पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वहीं मनोहर जोशी की एक पुस्तक है स्पीकर्स डायरी। वहीं अनीता देसाई की पुस्तक है फिस्टिंग्स और फास्टिंग, ये दो पुस्तक हैं। वहीं अरुंधति राय की पुस्तकें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किन की पुस्तक है? अरुंधति राय। वहीं बात करें शशि अहूवालिया, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। नेताजी एंड गांधी, ये किन की पुस्तक है? तो शशि अहूवालिया की पुस्तक है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग रख कर दिया गया है? तो रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रोहतांग दर्रा ये है कहाँ? तो रोहतांग दर्रा यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा।
वहीं बात करें जोजिला दर्रा, इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, शिवकिला दर्रा इसका निर्माण जो है सतलज नदी के द्वारा, और जलेपला दर्रा इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। वहीं बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 1A नेशनल हाईवे 1A यह जो है किस दर्रा से होते हुए जाता है, तो जोजिला दर्रा से होते हुए जाता है। बुर्जी दर्रा जो है वह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। वहीं बनिहाल दर्रा, इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग है, जवाहर टनल यह किस दर्रे पर है, बनिहाल दर्रा पर है, बनिहाल दर्रा पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चीन के शंघाई शहर में इसका मुख्यालय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 2014 में ब्रिक्स का सम्मेलन शंघाई में हुआ, जिसके तहत इसमें जो है 100 अरब डॉलर के साथ जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चीन में। वहीं ब्रिक्स की बात करें तो पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक्स था, यानी एस नहीं था। तो इसका गठन किया गया था 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। बाद में इसमें अफ्रीका, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और ये एस लग गया, ब्रिक्स हो गया। तो 2010 में यह ब्रिक्स हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही यानी बढ़ते क्रम में कौन सा है, यानी सबसे कम किस जिला में है। तो सबसे कम जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जिला में था, तो सबसे कम जनसंख्या था शिवहर में, सॉरी शेखपुरा में। कहाँ, शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल और उसके बाद लखीसराय। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शेखपुरा की जो आबादी था 2011 में वह था 63,06,342। उसके बाद शिवहर का 65,06,246। उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो पटना प्रथम स्थान पे, उसके बाद पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी और उसके बाद गया। वहीं बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिले की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसमें शिवहर प्रथम स्थान पे है। शिवहर जो है प्रथम स्थान पे है। उसके बाद पटना का नंबर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है, 1880, और पटना का 1823। वहीं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, 73.4% साक्षरता। उसके बाद पटना का नंबर कितना, 70.7%। सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो उसमें पूर्णिया टॉप पे है, यहाँ की साक्षरता 51.1%। उसके बाद सीतामढ़ी का नंबर है, तो याद रखेंगे। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। कितना, 918। जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। वहीं बिहार की साक्षरता अगर पूछा जाए तो 61.8%। पुरुष साक्षरता है 71.2 और महिला साक्षरता है 51.5%। बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व की जनसंख्या का कितना है बिहार में जनसंख्या 8.6। और क्षेत्रफल पूछा जाए भारत में, विश्व की नहीं भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% बिहार में है। और भारत का कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना है 2.86%। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये एडुटेरिया की तरफ से एक बेहतरीन सेट था जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।